नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात लेंगे, एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो उसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी। जी हां, एसआईआर को लेकर के इस वक्त लगातार विरोध भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 52 लाख से ज्यादा वोटर्स के नामों को हटाया जाएगा वोटर लिस्ट से। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी तक दी गई है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है स्पेस सेंटर से जुड़ी। जी हां, जहां निस्सार मिशन आपदा से पहले ही अब अलर्ट मिलेगा। दरअसल इसरो और नासा की तरफ से दोनों का ये संयुक्त मिशन है निस्सार, और इससे आगे आने वाले समय में और क्या कुछ मदद मिलेगी, बताएंगे विस्तार से आपको इसके बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, आज खेल जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। क्या मैनचेस्टर में बदलेगा इतिहास? जी हां, भारत के लिए करो या मरो की आज जंग है। 3:30 बजे का समय है जब ये मैच होगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो है बिहार से जुड़ी है। जी हां, बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसको लेकर सियासत चरम पर है, तो वहीं चुनाव आयोग भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। बिहार में इन दिनों मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत अब भारतीय निर्वाचन आयोग ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिससे काफी हलचल बिहार में मची हुई है। दरअसल इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं होंगे। हालांकि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम गलती से इस सूची से हट गया है तो वो उसे जुड़वाने के लिए 1 महीने का समय भी उसे मिलता है। जहां एक तरफ ये आंकड़े सामने आए तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा से लेकर संसद भवन तक विपक्ष एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और साथ ही आपको बताएंगे वोटर लिस्ट से नाम हटने के पीछे की मुख्य वजह। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर चुनाव आयोग का लेटेस्ट अपडेट। तो बिहार में वोटर लिस्ट से ये नाम हटाए जाएंगे और आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से 52,30,000 नामों को हटाया जाएगा। ये बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और साथ ही आपको बता दें कई वोटर कथित तौर पर मृत है या फिर ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित वो हो चुके हैं, अपनी जगह छोड़कर के दूसरी जगह वो जा चुके हैं। इसके साथ ही 21.36 लाख मतदाताओं ने इसको जुड़ा हुआ कोई भी फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है। यानी कि अगर अभी तक हम देखें तो आयोग की तरफ से कहा गया है कि 97.30% मतदाता जो है वो अपना फॉर्म भर चुके हैं और 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसे प्रकाशित किया जाएगा। और 1 अगस्त को ये ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद में अगर इसमें कोई भी आपको चेंजेस कराने हैं अपने नाम में, अपने पते में कुछ भी अगर बदलाव कराना है तो उसके लिए आपको 1 सितंबर तक का समय मिलेगा, सुधार का मौका, जांच और सुधार का। जिसके बाद में 1 सितंबर के बाद 30 सितंबर को अगली जो फाइनल सूची है वो जारी की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह दी गई है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो उसका पूरा आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें प्राप्त किए गए जो गणना प्रपत्र हैं वो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिसमें यानी कुल मिलाकर अगर हम प्रतिशत पर नज़र डालें तो 90.67% से ज़्यादा जो गणना प्रपत्र है वो जमा किए जा चुके हैं। डिजिटल जो गणना प्रपत्र है वो जमा किए गए हैं वो भी 7 करोड़ से ज़्यादा है, 7 करोड़ 13 लाख के करीब, 90.37%। इसके साथ ही जो मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं पाए गए, अपने पते पर नहीं थे, उनकी संख्या आपको बता दें जिसमें 6.62% वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और कुल कितने मतदाता कवर किए गए हैं इन सबको मिलाकर के 97.30% मतदाता इसमें अभी तक कवर किए गए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन और बाकी हैं क्योंकि 1 अगस्त को ये पूरी नई सूची जो है वो जारी होगी, ड्राफ्ट मतदाता सूची। और अभी प्राप्त होने की जो शेष गणना प्रपत्र है वो 2.70% अभी प्रपत्र बाकी हैं जो जमा होने हैं। तो ऐसे में लेकिन खास तौर पर नजर उस पर है जिनके नाम इसमें कटाए जाएंगे और इसके पीछे क्या कुछ
वजह है वो आपको बताते हैं। दरअसल अब तक मृतक के रूप में दर्ज मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 18 लाख है वो, और साथ ही स्थायी रूप से जो लोग ट्रांसफर हो चुके हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी संख्या है 26 लाख, यानी कि 3.29%। कई स्थानों पर मतदाता जो है दर्ज है, यानी कि एक से ज्यादा जगह पर जो मतदाता दर्ज है उनकी संख्या है 0.95%, यानी कि 7,50,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता है। और साथ ही कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिन मतदाताओं को अभी तक नहीं खोजा जा सका है, उनकी संख्या है 11,400 करीब, यानी कि 0.01%। तो ये आंकड़े इस वक्त जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि 52 लाख से ज्यादा जो मतदाता है उनके नाम इस बार वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि उनमें से कई सारे या तो मृत हैं, या फिर वो अपनी जगह छोड़ के जा चुके हैं, या फिर जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, या एक से ज्यादा जगह पर उनका जो नाम है वो 2 जगह पर दर्ज है। लेकिन इसके साथ ही अगर जो 1 तारीख को सूची आने वाली है, अगर उस सूची में आपका भी नाम अगर गलती से हट गया है तो आपको कैसे इसको चेक कर सकते हैं। दरअसल nvsp.in वेबसाइट पर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर के आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको पता लग जाएगा। इसके साथ ही अपने बूथ पर जाकर बीएलओ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और बीएलओ से संपर्क करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं है। और अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नाम जुड़वाने के लिए बहुत आसान सा काम आपको करना है। इसमें फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने का आप अपना आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपके पास वो समय है, 1 महीने का, जब आप ये नाम दे सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म 8 के जरिए आप अपना नाम, पता या अन्य विवरण जो है उसमें भी आप बदलाव करा सकते हैं, कोई भी आपको सुधार करवाना है। अपने बीएलओ या फिर नजदीकी निर्वाचन कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन जहां एक तरफ ये प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग कह रहा है कि 97% से ज्यादा लोगों को हमने कवर कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वोटर लिस्ट समीक्षा पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। जब से वोटर लिस्ट समीक्षा शुरू हुई है, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ही ये घमासान लगातार जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक ये विरोध है। जहां बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा प्रदर्शन वहां पर किया गया। इसके साथ ही अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में संसद भवन पर भी विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में ये प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हालांकि जिसका जवाब कई बार चुनाव आयोग अपना दे भी चुका है। एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, और कहा है विपक्ष ने कि प्रवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। एसआईआर के जरिए ये बात कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अब मधुरेश, सबसे खास बात अगर हम देखें तो जब से एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लेकिन अब जो ये नया आंकड़ा जारी किया गया है, 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम इसमें हटाए जाएंगे, जिसमें से कई सारे मतदाता मृत पाए गए हैं, और साथ ही कई सारे मतदाता जो कि एक साथ 2 जगह पर जिन्होंने अपने फॉर्म जमा कर रखे हैं, और इसके साथ ही कई लोग अपनी जगह छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे कई सारे नाम सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो काम है वो बस अब 3 दिनों बाद खत्म होने वाला है। 25 जुलाई को ये जो निरीक्षण है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को जो फाइनल सूची है उसका पब्लिकेशन होना है। लेकिन इस बीच जो बिहार में राजनीति है वो काफी गर्म हो चुकी है। पिछले सोमवार से जो मानसून सत्र है विधान मंडल का वो शुरू हो गया है, लेकिन आज तीसरा दिन है और आज 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आज भी लग रहा है कि विपक्ष जो है वो कार्रवाई चलने नहीं देगा। कल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। कल पहला जो सत्र था वो केवल 21 मिनट चला, और दूसरा सत्र 51 मिनट भी लगभग इतने ही देर का था, और टोटल 51 मिनट का कल सत्र चल पाया। तो इसमें जो जरूरी काम थे वो बुरी तरीके से बाधित हुए, और जिसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। जी। सरकार को इस मानसून सत्र में टोटल 12 बिल लेकर के आना था, 12 विधेयक थे जिनको पास कराना था, लेकिन हंगामे के कारण विधानमंडल के पटल पे ये बिल अभी तक रखा नहीं जा सका है। हालांकि पहले दिन जो था वो पूरक बजट वो पेश कर दिया गया था, जो 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, वो हालांकि पास हो चुका है।
जी। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो 1 अगस्त को जो है वो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। उसके बाद में 1 महीने का समय दिया जाएगा कि जिन लोगों के नाम अगर गलती से कट गए हैं या कुछ भी सुधार उन्हें करना है अपने पते में, अपने नाम में, किसी भी प्रकार का कोई अगर अपडेट करना है तो उनको पास में 1 महीने का समय होगा, जिसके बाद में 1 सितंबर तक का ये समय रहेगा और 30 सितंबर को फाइनल सूची आएगी। विपक्ष को अगर साइड करके अगर हम आम जन की बात करें तो आम जन की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर? देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं 90% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। ये अपने आप में बता रहा है कि जो आम जनता है वो एसआईआर के पक्ष में है, वो चाहती है कि एसआईआर हो। और एसआईआर तो एक सतत प्रक्रिया है। अगर मतदाता सूची में कोई मृतक है अथवा वो कहीं दूसरी जगह पे वोट देने के इच्छुक हैं या कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं, तो ऐसे लोगों को तो मतदाता सूची से बाहर करना जरूरी है ही। बिल्कुल। चुनाव आयोग का अधिकारी है। और इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो वोटर टर्नआउट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इलाका है जहां पे 100 लोग रहते हैं, वहां से 10 लोग कहीं बाहर चले गए या वहां मतदान करने के इच्छुक नहीं है। जब उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा तो उनका वोट पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी वोटर टर्नआउट में काउंट होगा। जो कि फाइनल जो आंकड़े आएंगे उसमें दिखाएगा कि कम मतदाता उस इलाके के बाहर निकले। जबकि ऐसे मतदाताओं के नाम अगर हटा दिया जाए तो वोटर टर्नआउट जो है वो निश्चित रूप से अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो 2003 से 2025 का जो समय है वो एक बहुत लंबा समय है और निश्चित रूप से ऐसे में बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मृत्यु हुई होगी और इसके अलावा भी कई कारणों से लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनके नाम वोटर लिस्ट से अब हटाए जा रहे हैं। वोटर जनरली क्या होता है कि बिहार में जो डेथ रेशियो है उसके मुकाबले जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने का जो रेशियो है वो काफी कम है। जब डेथ सर्टिफिकेट बनाने का रेशियो कम है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने मतदाताओं के परिवार होंगे जो चुनाव आयोग को ये खुद लिख करके देंगे कि हमारे घर के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसे में उनका नाम सालों साल तक कैरी ऑन होता रह जाता है। लेकिन अब वो चीज मधुरेश कहीं ना कहीं नहीं होगी क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत एक एक चीज को जाना जा रहा है और साथ ही उसके बाद में लगातार कई सारी टीमें इस पर पिछले कई दिनों से काम कर रही हैं और तब जाकर ये आंकड़े इस वक्त जारी किए गए चुनाव आयोग की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप बने रहिए हमारे साथ। मम्मी मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। जी हां, धरती की हर हलचल, हर फिसलन, हर दरार अब छुप नहीं पाएगी। जी हां, भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो और नासा दोनों मिलकर एक क्रांतिकारी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही हैं। और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि ये आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही चेतावनी देने में सक्षम होगी। इस ऐतिहासिक उपग्रह का नाम है निसार, NISAR। और इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी इलाके में जमीन में दरारें पड़ रही हैं या भूगर्भीय तनाव बढ़ रहा है तो निसार पहले ही इसका संकेत आप तक पहुंचा देगा, जिससे जान माल का बढ़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। आपको बता दें कि निसार को आगामी 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाना है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसरो नासा का ये संयुक्त मिशन। तो इसरो नासा का ये संयुक्त मिशन है जो आपको बता दें कि 30 जुलाई को निसार नाम से इसे लॉन्च किया जाएगा, जो आगे आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में पहले से ही जानकारी उपलब्ध कराएगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की जानी है और अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा ये निसार।
इसके साथ ही आपको बता दें कि इसरो और नासा के 10 साल के मजबूत सहयोग का ये नतीजा है, जो दोनों को मिलकर के एक संयुक्त मिशन में नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियों को तैयार रहने में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जरिए मदद मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये मिशन है और इस मिशन में खास बात यह कि इसरो और नासा दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो जब इसे लॉन्च होने के बाद में आपदा से पहले ही अलर्ट मिल पाएगा, क्योंकि हर 12 दिन में पूरी धरती का स्कैन इसके जरिए किया जाएगा, इस निसार के जरिए, और साथ ही निसार से मिलने वाला डाटा कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए, कई क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भूकंप की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, भूस्खलन है, और साथ ही ज्वालामुखी की निगरानी निसार के जरिए की जाएगी। ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की जो हलचल है उसका भी पता निसार के जरिए लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी में नमी और जल स्तर की भी जानकारी निसार हम तक पहुंचाएगा। साथ ही तटीय इलाकों में समुद्र की हलचल की भी पूरी जानकारी निसार के जरिए मिलेगी। वैज्ञानिक और साथ ही पर्यावरणविदों के लिए काफी उपयोगी ये आगे आने वाले समय में होने जा रहा है। तो निसार, नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन काफी काम का रहेगा, और साथ खासतौर पर वैज्ञानिकों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भारद्वाज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सिद्धार्थ, निसार की अगर हम बात करें तो काफी उपयोगी होगा, क्योंकि हर 12 मिनट में ये धरती की पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाएगा, जिसके जरिए कहीं ना कहीं भूकंप है, भूस्खलन है, या यूं कहें कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी जानकारी पहले से ही मिल सकती है। सुप्रभात कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर 12 दिनों के अंतराल पर जो निसार है वो पूरी धरती को स्कैन करेगा, और उसके बाद उसका डेटा जो है वो वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा, और साथ ही साथ इस चीज की जानकारी भी देगा कि कहीं पे भूकंप आ सकता है या नहीं। बर्फ की चादरों की जो हलचल है वो जंगलों में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी, और खासकर जो मिट्टी है, जो सॉइल का मॉइस्चर है, उसकी भी निगरानी करेगा। तो ये केवल वैज्ञानिकों के लिए कारगर साबित नहीं है, ये एक कृषि के लिए भी कारगर साबित है, क्योंकि अगर उसको बारिश का पैटर्न पता चलेगा, अगर उसको ये पता चलेगा कि मिट्टी में नमी किस प्रकार है, तो उसी तरीके से वो अपनी फसल को भी जो है उसकी देखभाल कर सकेगा। देखिए, ये जो मिशन है इसरो और नासा का, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बहुत गर्व की बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो सैटेलाइट है निसार, जिसको लिखा जाता है NISAR, और उसकी फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में 30 जुलाई को करीबन 5:40 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में जाएगी। तो सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और साथ में ये भी दिखाता है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो कितनी आगे आ गई है। आज विकसित भारत 2047 की अगर हम बात करें, उस इनिशिएटिव की बात करें, उस मिशन की बात करें, तो पूरी दुनिया आज भारत की तारीफ कर रही है। पूरी दुनिया आज कह रही है कि भारत हर चीज, स्पेस से लेकर हर एक सेक्टर में हर चीज बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब ये सैटेलाइट जाएगी अंतरिक्ष में, तो क्या इसमें एक ऐसी खास बात है जो इसको दूसरों से अलग करती है, वो है इसकी दो फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि L बैंड है जो नासा की तरफ से है, और S बैंड है जो इसरो की तरफ से है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो कृतिका, इसका मतलब यह है कि इन दो बैंड की मदद से जो डेटा सैटेलाइट से वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा, बहुत सटीक तरीके से पहुंचेगा, बहुत हाई रेजोल्यूशन में उसकी इमेजेस आएंगी, जिससे वैज्ञानिकों और रिसर्च करने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि कृषि भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो जो इनका कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लाखों आदमियों को बचाने के लिए ये डेटा का काम में आ सकता है। जैसे अगर भूकंप की कहीं जानकारी मिल गई कृतिका, तो वहां से लाखों आदमियों को आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी जानें बच सकती है। साथ में बर्फ की अगर आपको हलचल, बर्फ की चादरों की अगर हलचल आपको पता चली, तो जो समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र है, वहां से भी इन आदमियों को निकाला जा सकता है, प्रॉपर्टी बचाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें जंगलों में हलचल की, तो उनकी भी मैं आपको बात बताऊं कि अगर इस तरीके की हलचल की जानकारी आपको हर 12 दिन में मिल रही है, तो आप वेजिटेशन, आपकी फूड सिक्योरिटी भी मजबूत बन जाएगी। तो जो निसार है वो बहुत कारगर साबित होगा, और ये सिर्फ भारत और अमेरिका तक रेस्ट्रिक्टेड सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, और साथ में ये भी दिखाता है
कि किस तरीके से भारत आज पूरी दुनिया, आज भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल सिद्धार्थ, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाओं जब आएंगी तो उससे पहले ही अब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी निस्सार सैटेलाइट के जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर खेल जगत से जुड़ी, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक और रोमांचक टेस्ट आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड से शुरू होने वाला है। ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट होगा। आपको यह भी बता दें कि अब तक सीरीज में कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड ने जबकि 1 भारत ने जीता है। और इस वक्त मेजबान टीम इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे भी है। अब अगर टीम इंडिया को इस सीरीज को अपने नाम करना है तो हर हाल में बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीतना होगा। इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो भारत ने साल 1936 से लेकर अभी तक ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिनमें से उसे 4 मुकाबले गंवाने पड़े तो वहीं 5 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। ऐसे में अब क्या इस बार भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी? और इसके लिए भारत को हर हाल में बेहतर खेल दिखाना होगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत को मैनचेस्टर में जीत का इंतजार। तो क्या भारत तोड़ेगा इंग्लैंड का ये घमंड? शुभमन गिल बदलेंगे इतिहास, इस पर नजर सभी की बनी हुई, क्योंकि भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 मैच खेले हैं और अब तक एक में भी जीत भारत को इस दौरान नहीं मिली है, जिसमें से अगर हम देखें तो 9 मैच में से 5 मैच ड्रॉ हुए हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना भी भारत को करना पड़ा है। और पिछले 35 साल में भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में सिर्फ 2 टेस्ट ही खेले हैं। तो ऐसे में आज का टेस्ट भी काफी महत्वपूर्ण और भारत इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है जीत का। भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पिछला टेस्ट 11 साल पहले 2014 में खेला था। भारत को ओल्ड ट्रैफर्ड में अपनी पहली जीत का इंतजार है, उसकी तलाश है। इसके लिए भारत की टीम जो है उसने काफी ज्यादा मेहनत भी करी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पहली जीत का इंतजार है, वहीं भारत ने 2014 में आखिरी बार मैनचेस्टर में ये टेस्ट खेला था। जहां एक तरफ जीत का इंतजार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चोट से टीम इंडिया इस बेहद परेशान भी नजर आ रही है, क्योंकि आकाशदीप मैनचेस्टर टेस्ट से इस वक्त बाहर है, वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कमर में दर्द के चलते वो इस वक्त बाहर हैं और आराम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नीतीश रेड्डी और साथ ही अर्शदीप सिंह पहले ही चोटिल हो चुके हैं। और नीतीश रेड्डी की अगर हम बात करें तो वो पूरी सीरीज से ही इस वक्त बाहर चल रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त टीम इंडिया के लिए डबल चुनौती जरूर नजर आ रही है। तो नीतीश रेड्डी तो इस वक्त पूरी सीरीज से ही बाहर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुमराह और सिराज पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है टीम इंडिया को जीत दिलाने की। इसके अलावा अंशुल कंबोज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपनी जगह टीम इंडिया में बना पाएगा, नजर इस पर रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो विरोधी टीम है उस पर भी नजर आ लेते हैं। बेन स्टोक्स को अगर हम देखें तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई, और क्योंकि उनको रोकना होगा इस बार। 2018 के बाद से ओल्ड ट्रैफर्ड में स्टोक्स के सबसे ज्यादा रन है। स्टोक्स के 2 शतक, 2 अर्धशतक और 454 रन। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव कुमार से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौरव, आज का मुकाबला कितना रोमांचित होने वाला है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि भारत को मैनचेस्टर में पहली जीत मिले। कृतिका, और जाहिर तौर पर ये मुकाबला जो है वो टीम इंडिया के लिए अब एक तरह से कहना पड़ेगा कि या मरो की जंग वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मैच हारते हैं या ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो फिर आपको सीरीज जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर के सारी जो माथापच्ची है वो कहीं ना कहीं माथापच्ची जो है वो सिलेक्शन को लेकर के है कि आज अंतिम जो प्लेइंग 11 होगी वो किस तरह की निकल करके सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो संभावना है वो अंशुल कंबोज की तरफ निकल करके सामने आ रही है कि अंशुल कंबोज जो हैं, जो तेज गेंदबाज हैं और जो हरियाणा से आते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं आकाशदीप के एक रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर टीम प्रबंधन फैसला जो है वो आपसे बस थोड़ी देर बाद कर लेगा कि कौन खेलेगा, क्योंकि उनको जो टक्कर देंगे वो प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले 2 मैच जो खेले थे उसमें कोई बहुत उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिया था और उनको परफॉर्मेंस के आधार पर उनको तीसरे मैच से हटाया गया था। तो ऐसे बहुत कम संभावना दिख रही है कि जब आप किसी को परफॉर्मेंस के बेस पे ही पीछे हटाते हैं और उसके बाद ये इस बात की उम्मीद कम है कि आप उसी को फिर उसी बिहाफ पे फिर आप कैसे ला सकते हैं। तो ये एक सवाल यहाँ पे गेंदबाजी में दिखता है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो जैसे जिस तरह से नीतीश
आशीष कुमार रेड्डी जो है, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि चोट के चलते वो इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि साई सुदर्शन के लिए कहीं ना कहीं जगह जो है वो बनती है। तो साई सुदर्शन जो है वो इस जो उन्होंने पहला टेस्ट खेला था और उसके बाद से उन्हें बाहर जाना पड़ा था, तो यहाँ पे वो अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का रहने वाला है, क्योंकि आपको जिस कंडीशंस के साथ में जो फैसले लेने होते हैं, हमने पिछले अगर 3 टेस्ट मैच को उठा करके देखें तो भारतीय टीम ने कोई बहुत बुरा खेल नहीं खेला है, या फिर ये कहें कि इंग्लैंड जो है वो पूरी तरह से हावी रही, ऐसा भी नहीं था। अगर देखा जाए तो पूरे 3 टेस्ट मैच को उठाकर देखा जाए तो बर्मिंघम टेस्ट हमने जीता, लेकिन जो लीड्स और लॉर्ड्स टेस्ट में जो हार मिली उसमें भी हम काफी हद तक कंट्रोल वाली सिचुएशन में रहे। लेकिन जरूरत क्या थी कि सही समय पर सही निर्णय लेने की, वहां पर कहीं ना कहीं आप पीछे दिख रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह की एक मैच्योरिटी जो आपकी बल्लेबाजी में और निकल करके आनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट मुकाबला है, इसमें आपको समय बिताना है, इसमें आपको जिस तरह से हमने पिछले मैच देखा कि 193 रन का टारगेट था, तो उस समय अगर आप जल्दबाजी में अपने विकेट ना खोएं, संभल कर खेले, आपके पास पूरा दिन है, तो शायद नतीजे जो है वो कुछ और भी देखने को मिल सकते थे। बिल्कुल गौरव, और वाकई देखना होगा कि टीम इंडिया इस बार क्या करिश्मा दिखा पाती है मैनचेस्टर के इस ग्राउंड पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंचमुजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।